नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। मणिपुर में पिछले 18 महीने से लगातार हिंसा की घटनाएं सामने आ रही। बीच में कभी कभी ये घटनाएं रुकती हैं, लेकिन बार बार हिंसा फिर से शुरू हो जाती है। इंसानों की जान जा रही है। 18 महीने में केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग पलायन कर चुके हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, काम धंधा ठप पड़ा है, रोजगार ठप पड़ा है, व्यवसाय उद्योग सब कुछ ठप हो गया है, क्योंकि मणिपुर डर के साए में है। तो सवाल यह कि इसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार दावा कर रही है कि वहां पर हिंसा रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी यह हिंसा थमती क्यों नहीं है? अभी ताजा घटना जो सामने आई उसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट ठप कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य में शांति बहाली के लिए काम भी शुरू कर दिया है। सरकार ने एनआईए को जांच सौंप दिया है। तो क्या यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? कोई विदेशी एंगल है? क्या किसी और देश से यहां पर प्लानिंग करके मणिपुर में हिंसा भड़काई जा रही है? क्या कोई स्लीपर सेल काम कर रहा है? एनआईए की एंट्री हुई है। सीआरपीएफ डीजी को भी मणिपुर भेजा गया है। खुद अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी रैलियों को छोड़कर हिंसा को लेकर दिल्ली बैठक करने के लिए पहुंचे। तो हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? रह रहकर यह हिंसा कौन भड़काता है? क्या यह वाकई दो समुदायों के बीच लड़ाई है या कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल टूलकिट काम कर रहा है? आज इसी पर करेंगे मेहमानों के साथ बड़ी डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी है। राज्य में फिर से स्थिति तनावपूर्ण बन गई है, जिसके मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा व्यवस्था की मीटिंग के लिए महाराष्ट्र की 4 रैलियों को रद्द कर दिल्ली लौटना पड़ा। सीआरपीएफ प्रमुख अनीश दयाल को हालात का जायजा लेने के लिए मणिपुर भेजा गया है। मणिपुर में एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसक प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और 10 विधायकों के घरों पर हमले हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस बीच कुछ मंत्रियों समेत बीजेपी के 19 विधायकों ने एन बीरेन्द्र सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग करते हुए पीएमओ को पत्र लिखा है। शनिवार को जिरीबाम में बराक नदी के तट से 2 महिलाओं और एक बच्चे का शव मिला था। शक है कि इन्हें 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से अपहरण किया था। उसी दिन सुरक्षा बलों की उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 10 बंदूकधारी उग्रवादी मारे गए थे, जबकि कुकी जो संगठन ने इन 10 लोगों को विलेज गार्ड बताया था। मणिपुर में लगातार सुलग रही हिंसक आग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है, और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मणिपुर 1.5 साल से सुलग रहा है, क्योंकि 2 समुदायों में लैंड और रिजर्वेशन का विवाद जातीय हिंसा का रूप ले चुका है, जिसमें अब तक 250 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है, लेकिन सवाल वही है कि मणिपुर आखिर कब तक जलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आज की डिबेट का सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल यह कि मणिपुर में जातीय हिंसा की आग कब बुझेगी। दूसरा सवाल यह कि क्या मणिपुर के मामले पर पिछले 18 महीने में सिर्फ सियासत हो रही है। और तीसरा सवाल यह कि मणिपुर हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी, रमन झा, प्रवक्ता कांग्रेस, भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, राजेंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। लेकिन प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, मणिपुर क्या बला बन गया है आप लोगों के लिए? आखिर ये मणिपुर का मैटर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा सर? सर, बला कहना थोड़ा सा तर्कसंगत नहीं लगता। वो हमारे देश का अभिन्न अंग है और महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है। और पीछे की कहानियां और बीते 30 से 40 दिनों के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं विश्व की राजनीति में और विश्व की जियोपॉलिटिक्स में, ये अभी इसका उग्र होना बहुत कुछ इशारा करता है। सरकारी एजेंसियां इस पर करीबी नज़र बना के रखी हुई हैं। अभी कुछ समय पहले कुछ जिलों में अफसर लगाया गया था, उसका आप रिवोल्ट कह लें या आप उस पर कुछ भी चाहे टिप्पणी कर लें, लेकिन सरकार की बड़ी पैनी नजर इस पर बनी हुई है और पिछली बार की तरह से ये हाथ से निकलने नहीं दिया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि बीते 30 से 40 दिनों के बीच की जो घटनाएं हैं, वैश्विक घटनाएं, उनका भी असर हो रहा है विश्व के अलग अलग कोनों पे। तो आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि वाह शक्तियां हैं लगी हुई, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इतनी मजबूत हैं कि उनका इतना असर हो नहीं पा रहा है जितना वो चाहते थे। बहरहाल आज के जो अभी इंटरनेट बंद है वहां पे और कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। सरकार जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगे शांति के, उस तरह से उसको डिस्क्लोज करती जाएगी। नहीं, आप खुलकर बोलिए। आप, मुझे लगता है, खुलकर नहीं बोल रहे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर स्थानीय समुदाय में झड़प की बात करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, बहुत सारी चीजें हैं। प्रदीप जी, खुल के बोलिए। देखिए, ये एक ऐसा डिबेट है जहां खुल के बात होती है। आपको जो बोलना है खुल के बोलिए। आपको पूरा टाइम देता हूं, बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब सर, खुल के बोलने की बात इसमें कुछ है ही नहीं। जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वही पब्लिक डोमेन में लाई जा सकती है। मैं अपनी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मुझे जो उपलब्ध इंफॉर्मेशन है मैं वही आपको दे सकूंगा। अगर इस पे इतिहास में जाना चाहते हैं तो हाँ, उस पे मेरे पास बहुत नॉलेज है कि कब से परेशानी शुरू हुई। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कि मणिपुर उच्च न्यायालय में एक फैसला दिया गया जहां की अवैध बने चर्चों को गिराने की बात की गई। जब उसको सरकार ने इंप्लीमेंट किया तब से यह मामला और तूल पकड़ा गया। अगर आप रिसर्च टीम से बोलें तो वो यही तथ्य ले करके देंगे कि पीछे कारण क्या है। और उससे भी पहले जाते हैं तो देखिए, 55 वर्षों तक केंद्र में किस पार्टी का शासन रहा है, उसने किसी तरह से चीजों को इनकम्प्लीट छोड़ा, क्यों मुद्दों को उलझाए रखा, यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। हालांकि मैं ये आरोपों की बात नहीं करना चाहूंगा और इसमें कोई आग में घी डालने का काम करे तो उसके भी मैं खिलाफ ही रहूंगा। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन विपक्ष एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। वो कहते हैं कि पीएम कभी मणिपुर नहीं जाते, सरकार का कोई बड़ा नुमाइंदा मणिपुर नहीं जाता, मणिपुर को क्या लेफ्ट अलोन छोड़ दिया गया? ये सवाल बार बार उठाए जाते हैं, इसका जवाब क्या है आपके पास? अरे सर, विपक्ष जो है सदन में जब चर्चा करनी होती है, महत्वपूर्ण मुद्दे सदन के बाहर उठाता है, और जब सदन में चर्चा करनी होती है तो विपक्ष पता नहीं कहां चला जाता है। पहले आप जिद करते थे जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जब संबंधित अमित शाह जी ने जब वहां पे जवाब दिया तो इन्होंने बाइकआउट कर दिया। आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम विपक्ष से पूछ करके बनाएंगे या इनकी डिक्टेट पे काम करेंगे? ये कहां की समझदारी है? और ये किस प्रकार के सवाल ही हैं? और पहले ही सेट पे कि विपक्ष चाहता है कि क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। सरकार है, अपने हिसाब से काम करेगी। मैं नहीं पूछ रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से तो अब क्या कहा जाए, बड़े बुजुर्ग नेता हैं और वो गलत जगह पे गलत कंटेंट उन्होंने पढ़ दिया। कितने कपड़े फटे थे अभी रिसेंटली जिस बात के लिए रो रहे थे, और आधी अधूरी जानकारी के साथ ये लोग आ जाते हैं। तो विपक्ष, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, भाई संवैधानिक पद पे हैं, वो एक सम्मानित नागरिक हैं, कोई भी सवाल करें, पूछें, सरकार जब समय होगा तो उसका उत्तर दे देगी। ठीक है, मैं रमन झा से इसका जवाब लेता हूं। रमन झा, क्या विशुद्ध सियासत है इस मामले को लेकर? अगर मणिपुर की इतनी चिंता है तो मुझे लगता है विपक्ष के कई नेताओं को भी वहां होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्री को जाना चाहिए, तो विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन को भी वहीं होना चाहिए। रमन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक आपका म्यूट है, शायद चेक कीजिएगा। हाँ, देखिए, पिछले 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है और वहां ये मुद्दा तब उभरा था जब वहां मैतेई समुदाय को
वहां के हाई कोर्ट द्वारा एसटी देने की बात कही गई थी, और तब से मणिपुर जल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार, यानी बीरेंद्र सिंह की सरकार, और केंद्र के अमित शाह और मोदी की सरकार का निकम्मापन कह लीजिए, या ये उस सरकार की नाकामयाबी कह लीजिए कि वह राज्य में पिछले 1.5 साल से शांति लाने में असक्षम है, और वहां के लोगों को अशांत छोड़ दिया है। वहां अशांति फैली हुई है। जब 3,500 से ज्यादा हथियार लूट लिया गया था वहां, और जनता के पास हथियार चला गया था, कुकी और मैतेई समाज के इस लड़ाई में को केंद्र सरकार ने और वहां की राज्य सरकार ने निष्पक्ष होकर वो देख रही है कि लड़ने दो इन्हें, मरने दो इन्हें। ये कहानी है वहां। आपने कहा कि वहां विपक्ष का कोई नेता नहीं गया, तो मैं आपको कहूं, और शायद हमारे भाजपा के प्रवक्ता उनसे भी कह दूं, कि वहां राहुल गांधी जी गए थे, और राहुल गांधी जी को भी वहां बाधा दिया गया था भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, और वहां के बीरेंद्र सिंह भाजपा के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा राहुल गांधी को रोक दिया गया था रास्ते में। तो ये नहीं चाहते हैं कि वहां शांति आए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने, आप लोगों ने कहा कि मोदी जी क्या चाहते हैं, लोकसभा में भाग गए। अरे लोकसभा में तो हम विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में इस पर कहा था कि बहस कीजिए मणिपुर पर, लेकिन मणिपुर पर बहस करने से प्रधानमंत्री भी बचते रहे और लोकसभा में इन पर बहस नहीं होने दी। हम तो चाहते हैं कि खुला बहस हो, ताकि देश के लोगों को पता चले कि मणिपुर क्यों चल रहा है, क्यों दो समुदाय के बीच, केके और मैतेई समाज जो आपस में इतने वर्षों से मिलकर रह रहा था, अचानक वहां इस तरह की घटनाएं हुई। ठीक है, तो इसका प्रदीप जी से इसका जवाब लेते हैं, फिर जोशी जी और आलोक जी और राजन तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी। सर, अब विवेक जी बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अदालत का फैसला आया और उसके पहले का बहुत पुरानी बात हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे कि हर चीज में आप नेहरू जी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। तो शायद ये इन्होंने, रमन जी ने शायद पढ़ा नहीं है। और ये जो मिल के रहने की बात आप कर रहे थे ना, ये मिल उल के कोई नहीं रहता वहां पे। मामले दबे हुए थे, वो कांग्रेसी विचारधारा होगी कि मिल के रहते हैं। जो परेशानियां आपने वहां पे आप जो छोड़ करके आए हैं, आप ये कहिए कि लड़ाई किसके बीच है वहां? उस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? कारण कौन था? लड़ाई किसके बीच है? लड़ाई किसके बीच है? कुकी और मैतेई के बीच में। आप मेरा जनरल नॉलेज कुकी कौन है और कुकी कौन है और मैतेई नहीं, कुकी कौन है और मैतेई नहीं। कुकी किस कम्युनिटी से आता है और मैतेई किस कम्युनिटी से आता है? कम्युनिटी क्लियर कीजिए। एक आपके प्यारे कम्युनिटी को क्लियर कीजिए, कुकी किस कम्युनिटी से, मैतेई किस कम्युनिटी से? जिनको हथियार पहुंचाए आपने, उन ईसाई उग्रवादियों को जो कन्वर्जन कराते हैं, एक उनकी कम्युनिटी से आते हैं और दूसरे वहां के नेटिव हैं। आप समझ रहे हैं ना? अब इस तरह से आप कहना चाहते हैं कुकी वहां के नेटिव नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं, कुकी वहां के नेटिव नहीं है? अरे सर, इतने समय से जो भारत देश में रह रहा है, कौन नेटिव और कौन नॉन नेटिव और कौन एंग्लो है? मणिपुर के ऊपर रिसर्च कर लीजिए। आपको पता है क्या भाई साहब? मणिपुर के ऊपर में रिसर्च कर लीजिए। कन्वर्जन का रैकेट कांग्रेस के सहयोग से उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी सरकार 10 साल, देखिए अब रोना रोई है। 12 साल से आपकी सरकार है, कन्वर्जन रोकने के लिए आपने कौन सा बिल लाया? आपको पता है कन्वर्जन रैकेट क्यों नहीं लाया? कन्वर्जन रोकने के लिए आपने कौन सा बिल लाया? 12 साल से आपकी सरकार है लोकसभा में, और मणिपुर में भी सरकार है। आप जनता को बताइए बहुत लोगों का लाइसेंस बिल लाया आपने? सुनिए, एफसीआरए का बहुत से लोगों का लाइसेंस जो रद्द हुआ है ना, वो हमारी सरकार की ही देन है। जो आपको विदेशों से पैसे आते थे, जो टूल किट यहाँ पे आती थी, अगर वो उस पर रोक न लगाई गई होती तो आप अपने गृह मंत्री, अगर नहीं, अगर आप ये जानते हैं राहुल जी इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, आप बताइए, जब राहुल जी कहते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उनका क्या तात्पर्य होता है? उस पर भी बता दीजिए। नहीं, क्या सही है? किस भारत अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है। भारत अनेकता में एकता वाला राष्ट्र है। नहीं है। आपने जो करके छोड़ा, नहीं, हम संविधान में मानते हैं। हमने क्या छोड़ा? हमने तो भारत को आजाद करवाया। आप सुनिए, जब भारत की आजादी की लड़ाई में आपके नेता कहां थे? भारत की आजादी की लड़ाई किस प्रकार से हुई? इतिहास पढ़िए, कहां थे? लिखा हुआ इतिहास बहुत पढ़े हुए हैं। आप पढ़ के नया इतिहास मत बनाइए। कांग्रेस की लड़ाई में कितने कांग्रेस के नेता जेल गए थे? अंग्रेजों से लड़ाई में कितने कांग्रेस के नेताओं को फांसी हुई थी? जेल में थे। आप ये बताइए, कितने कांग्रेस के नेताओं को फांसी हुई थी? नहीं, कांग्रेस के कितने नेताओं को फांसी हुई थी? बहुत बलिदानियों को अंग्रेजों ने फांसी दी। कांग्रेस के कितने भी आरएसएस के नेता का नाम बताइए। अरे आप लोग तो माफी मांगते थे,
वीर सावरकर माफी मांगते फिरते थे अंग्रेज से। रिकॉर्ड अब क्या बात वो बोलते हैं आप? चलता नहीं है। आज वो सुनिए, रिकॉर्ड अब आपकी भी चलता रिकॉर्ड नहीं नहीं है। बता चलेगी। दीजिए ना कि नया कांग्रेस के इतिहास- कितने नेताओं देखिए, का फांसी हुई थी नया आजादी इतिहास की लड़ाई के लिए। अरे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के नेताओं ने गोली खाई थी। अरे कांग्रेस भाई के साहब, नेता आप लोग जेल गए मणिपुर थे। से कहा आप 1947 ये में बोलिए। चले गए। मैं हाँ, मौजूदा वही मैं बोल- मौजूदा मैं तथ्य की बात करना चाह रहा हूं। 40 हजार से ज्यादा वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जोशी सही जी, है। अब देखिए, ये राजन केंद्र तिवारी शायद सरकार हमारे साथ और नहीं, राज्य आलोक सरकार वत्स जी के पास में जाऊं, लेकिन उससे पहले राजन तिवारी जी आ गए हमारे साथ। जोशी जी, ये मामला मुझे नहीं लगता अब सियासत का रह गया है। बेशक विपक्ष ये सवाल पूछेगा कि आप मणिपुर को शांत क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये मामला अब सियासत से ऊपर इस देश की इंटेग्रिटी, संप्रभुता और इस देश से जुड़ा हुआ मामला हो गया। जोशी जी। विवेक जी, राजनीति में इच्छा शक्ति एक बहुत बड़ा विषय होता है और हम देख पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर को शांत करने की इच्छा शक्ति का ये हाल है कि 1.5 साल बाद भी मणिपुर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश, पूरे विश्व भ्रमण पे निकले हुए हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में उनको भ्रमण करने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां पर जो उनकी जो इच्छा शक्ति है वो दब जाती है। और अब जो मोर्चा खोला है मुख्यमंत्री के खिलाफ, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ, वहीं के विधायकों ने खोलने का काम करा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह की भी इच्छा शक्ति उस प्रदेश को शांत कराने की नहीं है। उनकी पता नहीं क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस हिंसा के पीछे, ये तो वो और उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विधायकों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आज से 1.5 साल पहले विवेक जी, यहाँ पर हम इस विषय पे बहस करते थे और आज आपके चैनल की ओर से कॉल आया कि मणिपुर पर बहस है, तो निश्चित तौर पे मैं हतप्रभ हो गया कि जो सरकार दावा करती है कि विश्व में हम, माननीय मोदी जी जाकर विश्व में कहीं दो देशों के बीच में युद्ध रुकवा देते हैं। इतने पावरफुल प्रधानमंत्री हमारे हैं और एक मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से, वहां पर प्रधानमंत्री जी उनके हिंसा को नहीं रुकवा पा रहे। माँ बेटियों के साथ वहां पर क्या हुआ, पूरा देश और प्रदेश के सामने वो चित्र है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार पहले तो मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए और निश्चित तौर पे आज इनको खुद अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ताकि वहां पर लोगों को न्याय मिल सके, भरोसा मिल सके। आप बता दीजिए कि कुकी और मैतेई के बीच सोल्यूशन क्या होना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक सोल्यूशन, हम तो विवेक जी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है। हाँ। दो समुदायों के अगर रिप्रेजेंटेटिव को बैठा के उन लोगों की समस्याओं को सरकार गंभीरता से लेती है, तो निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अगर सरकार गंभीरता से लेती है, दोनों समुदाय के लीडर्स को बिठा के, तो मामला का सॉल्यूशन मिल सकता है। तो क्या राजन तिवारी जी, दो समुदायों के नेताओं के साथ बातचीत नहीं हो रही है? क्या ये कोशिश अभी तक नहीं की गई होगी? राजन तिवारी जी, आपका क्या टेक इस पर? मैं सबसे पहले प्रदीप जी और रमन झा जी की बातें सुन रहा था और मुझे हंसी आ रही थी कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बात करती है। दरअसल नेहरू और दुनिया भर की सब चीजें लेकर के आई है। 1.5 साल से जो चीजें वहां हो रही हैं और जिस तरह के वीडियोस सामने आए थे, कितना सफेद झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती कि कांग्रेस उस समय ये, क्या रमन झा को भी नहीं पता है। मुझे सबसे ज्यादा और हास्यास्पद का चिंताजनक ये लगा कि रमन झा को भी नहीं पता है। उनकी पार्टी ने मांग की थी और जब मांग नहीं मानी गई तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मोदी जी के खिलाफ, जिससे कि इस मसले पर बात की जा सके। मैंने कहा और था, उसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिए थे उसमें व्हाट अबाउटरी कर रहे थे वो, और जो चीजें हो रही थी उन पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया था। मैं एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर बहुत चिंतित हूं। मैं झारखंड में बैठा हुआ हूं इस समय, और यहां ये लोग जब बांग्लादेशियों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, मुझे तुरंत कुकी याद आते हैं, और वो कुकी लड़कियां याद आती हैं जिनके नंगे फोटो इंटरनेट पे घूम रहे थे। तब आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला है, और यहां आकर के आदिवासी लड़कियों की इज्जत की बात करते हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति इस तरह जा रही है, और पत्रकारिता का भी दुर्भाग्य है कि पत्रकार लोग, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे अखबार इस पर बात ही नहीं करते, इन चीजों को सामने नहीं लाते। ये बड़ी दिक्कत की बात है, और ये देश का मामला है। भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों के लिए देश क्या किसी भी चीज को बेच सकती है, मुझे ये लगता है। मुझे कहने में कतई गुरेज नहीं है इस बात को। अब जब आप जो बात कह रहे हैं उस पर आते हैं, दरअसल जो वहां पर सोल्यूशन की बात है, राहुल गांधी वहां गए,
मैं कोई कांग्रेस का समर्थक या भारतीय जनता पार्टी का विरोधी के तौर पे बात नहीं कर रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पर बात कर रहा हूं। राहुल गांधी वहां गए, क्या प्रधानमंत्री या सरकार ने उनसे ये जानना चाहा कि उन्होंने वहां क्या देखा? मान लीजिए वो नहीं जा सकते थे, क्या कोई मीटिंग की उन्होंने? नहीं की। क्यों नहीं की? राहुल गांधी ने जो बातें कही उनको लेकर के क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए क्योंकि वो उसे जलते देना चाहते हैं, उनका नैरेटिव उस तरह का वो चाहते हैं। वो चाहे यहां आज एक वीडियो झारखंड में चलाया गया, आपने माफ कीजिएगा राजन जी, आपको बीच में रोक रहा हूं, आपने कहा मणिपुर को वो चाहते हैं जलता रहे, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? ऐसा क्यों? उसके पीछे की वजह बहुत साफ है। गवर्नमेंट क्यों चाहिए ऐसा? उसके पीछे की वजह बहुत साफ है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बांट करके चीजें चल रही है कि साहब एक दुश्मन खड़ा करो, एक दुश्मन है सामने, उस दुश्मन के खिलाफ दूसरे लोगों को खड़ा करो, एकजुट करो। नहीं, उसका फायदा क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? मणिपुर में क्या रिजल्ट आएगा? उसका फायदा वोट, हिंदू राजनीति। वहां अभी बात हुई ना क्रिश्चियंस के चर्च जला, क्या इस तरह की बात हुई कि चर्चों को जब गिराने की बात हुई, ये बात ही नहीं थी। बात क्या थी और प्रदीप सिंह क्या कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि आज हिंदुत्व की राजनीति है। 1993 में जब मणिपुर चला था, एक सेकंड प्रदीप जी रुक जाइए, एक सेकंड प्लीज। प्रदीप जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज प्रदीप जी रुक जाइए प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप रुकिए, वेट। मैं आपसे जवाब लेने के लिए आऊंगा। मैं राजन तिवारी से एक सवाल लेना चाहता हूं। एक सेकंड रुक जाइए प्रदीप जी प्लीज। प्रदीप जी कोर्ट ने आदेश दिया था, आप काउंटर कर दीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। मैं राजन जी से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं। 1993 में जब ये जो आपके दो समुदाय हैं, कुकी और नागा, ये आमने सामने हुए थे और हजारों लोगों की जान गई, तो उसका कोई क्लियर आंकड़ा भी नहीं है। तब तो इस देश में कोई हिंदुत्व पॉलिटिक्स नहीं चल रहा था, तब तो इस देश में कहीं कोई लेकिन प्रो हिंदू एजेंडा नहीं चल रहा था, तब इस देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी। राजन तिवारी जी इस चीज को देखिए कि तब ऐसा भी नहीं था कि 1.5 साल तक सरकार अपने मुंह में दही जमाए बैठी रही थी, ऐसा भी नहीं था। और मैं उस समय पत्रकार था, मुझे याद है, हो सकता है आप उस समय पत्रकारिता में ना रहे हो, मैं पत्रकार था उस समय। मैं उस समय स्कूल जाता था। हाँ, तो मैं उस समय पत्रकार था और इन चीजों को अखबारों में छापता था, अखबार में काम करता था जी। ये खबरें आती थी, अखबारों में छपती। मैं कंपैरिजन लेना चाह रहा था कि उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ाया गया। ऐसा नहीं है कि आज की तरह मामला हो, सब चीजें हो रही हैं, प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, वहां के सांसद नहीं। तो इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि क्या मणिपुर के मामले को अनसॉल्व छोड़ दिया गया? अगर उसको पहले सॉल्व किया जाता तो स्थिति नहीं बनती। इसमें आलोक वत्स जी का टेक लूंगा, उसके बाद में प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आलोक जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। आलोक जी 5 सेकंड में जरा सा बता दूं ज्ञान, जो है 2023 में, अप्रैल 2023 में इवेंजिकल बैप्टिस्ट कन्वेंशन चर्च, इवेंजिकल लुथियरन चर्च और कैथोलिक होली स्पिरिट चर्च, इन्होंने सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके इन्होंने चर्च बनाए थे और ये न्यायालय के आदेश से हुआ था। अगर जानकारी नहीं हो तो आपके भेज देता हूं गेस्ट कोऑर्डिनेटर को, इन तक पहुंचा देंगे। और वहां से शुरुआत हुए। नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है कि आप एक बात करो, आपकी दिक्कत यही है कि आप जो है ना, जो आप निष्पक्ष होने का चादर ओढ़ के आप बैठे हैं, एक्चुअली वो निष्पक्ष है नहीं। आपके इंटरेस्ट जहां पे सॉल्व नहीं हो रहे, वहां पे निष्पक्ष हो जाते हैं, और जहां पे बात हजम नहीं आती है वहां पे आप जो है पत्रकार बन जाते हैं। ठीक है, देखिए इशू बहुत गंभीर है। प्रदीप जी मैं आ रहा हूं, आलोक जी का जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, आलोक जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। आलोक जी को स्क्रीन पे लेकर आए। आलोक वत्स जी देखिए विवेक जी, आपने ठीक कहा कि 1993 में, मैं आपको फिगर करेक्ट कर दूं, 765 लोगों की जान गई थी कुकी और मैती के लड़ाई में, और उस चीज को ठीक करने में 3 साल लगा। लेकिन इस बार जो हुआ है, इसमें विदेशी ताकतों का भी भरपूर हाथ है, जो वहां डिस्टेबलाइजेशन चाहती हैं। जो बॉर्डर से लगे हुए देश हैं, वहां से भी बहुत इन्फिल्ट्रेशन यहाँ हो रहा है। और ये सही है कि जिस तरीके से सेंटर को कड़ाई से वहां पे काम करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है और ये मामला सुलगता ही चला जा रहा है। नहीं, लेकिन आलोक जी मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। कड़ाई क्या चाहते हैं? क्या कड़ाई? देखिए प्रशासन शूट आउट का ऑर्डर दे देना चाहिए? क्या अपने ही लोगों पर को गोली मार देनी चाहिए? क्या हिंदुस्तानियों को गोली मार देनी चाहिए? क्या क्लियर ऑर्डर क्या होता? 40,000 सीआरपीएफ बलों की और पुलिस बलों की तैनाती की गई है सर। देखिए उससे मामला सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को अब सख्त तरीके से वहां निपटना होगा। और कुकी और ठीक कहा जोशी जी ने,
कुकी और मैती समुदाय के लोगों को बैठाकर उनकी बातों को सुनकर एक सोल्यूशन पर पहुंचना होगा। ये कवायद अभी तक नहीं हुई है। नहीं, क्या पता बैठना ही नहीं चाह रहे हो। मामले में एनआईए की एंट्री क्यों कराई गई है सर? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी किस मामले में आती है जहां आतंकी साजिश का शक होता है सर? जबरदस्ती बैठाना पड़ेगा और वहां पर सख्ती से निपटना होगा। अब सीधे 40,000 फोर्स उतार देने से अगर मामला सॉल्व हो जाता तो क्यों हो रहा है ये चीजें? ये तो सुलगता ही जा रहा है, मौतें हो रही हैं, बच्चों तक को मार दिया जा रहा है। इसलिए केंद्र को सख्ती से वहां पर उतरकर लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना ही पड़ेगा, बॉर्डर को सील करना पड़ेगा, तभी इस मामले का हल है। और मैती और कुकी को बैठाकर चाहे जबरदस्ती बैठाना पड़े, इन लोगों के मामले को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो ये मामला सुलगता जाएगा, सख्ती दिखानी पड़ेगी। होता चला जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आपने ली। आलोक जी, इसका जवाब मैं प्रदीप जी से लेता हूं, फिर आता हूं आपके पास वापस। प्रदीप जी। निश्चित तौर पे देखिए, आलोक जी ने जो बात कही वो समय की मांग है। सरकार ने उसी क्रम में कुछ जिलों में आपसा लगाया था जो एक्ट है, और उसके बाद ये बातें बढ़नी शुरू हुई बिना किसी काम के। तो राज्य सरकार, प्रदीप जी, राज्य सरकार कह रही है अफवाह हटा लीजिए, वो तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं। कल अभी उसकी रिक्वेस्ट आई है। सरकार एजेंसियों अधिकारियों को वहां भेजी है, फील्ड रिपोर्ट लेगी, अपना प्रोसेस है, उस प्रोटोकॉल के तहत काम करेगी। अब तुरंत देखिए, इंटरनेट को बंद करना ताकि फेक न्यूज फैल ना सके, एक कदम होता है। किसी भी सिविल सोसाइटी में, यहाँ के जिले में भी बंद किया जा सकता है, किया जाता रहा है। तो सरकार ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड से मैच नहीं कर रही हो तो इसका मतलब काम नहीं कर रही है, और एजेंसीज अपने प्रोटोकॉल से काम करती हैं। आप उसमें इंटरफेरेंस क्यों चाहेंगे? जोशी जी कह रहे हैं विल पावर होता तो अभी तक सॉल्व हो गया होता। सर, जोशी जी समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनका बड़ा सम्मान है, बहुत बड़े नेता हैं, काफी सीनियर हैं। मैं उस पर कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहता, लेकिन आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार की विल पावर इस समय बहुत मजबूत है। और अगर थोड़ा सा देख लें, आजू बाजू होने वाली घटनाओं को भी देख लें, पड़ोसी राज्य हैं दो, पड़ोसी देश हैं दो अगल बगल, और क्या डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश हो रही है और किस प्रकार से बिना तथ्यों के कोई बढ़ चढ़ के नहीं बोला जाता। ये समझदार वक्ता की ये बात होती है। तो थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करें। बगल में बांग्लादेश है, उसके बगल में म्यांमार है, और किस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन होते हैं और अगल बगल विश्व शक्तियां या कुछ डीप स्टेट क्या चाहते हैं, ये समझने की बात है। सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं केवल इसलिए कि हम इनके पर्सनल क्वेश्चन क्विंच को सेटिस्फाई कर सकें। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, उनके काम में आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? नहीं, लेकिन ये बात सही है कि आप एजेंसीज को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते उनके काम को, लेकिन सॉल्यूशन का कोई तरीका तो सोच रहे होंगे। कुछ लोगों को सांत्वना तो मिलेगा कि भाई इस दिशा में काम हो रहा है। रमन झा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। रमन झा, देखिए, सबसे पहले मैं विनम्र भाव से राजेंद्र तिवारी जी से यह कहना चाहूंगा कि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। पिछले वक्तव्य में मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने लोकसभा में मांग की थी मणिपुर पर बहस पर, और सरकार इससे करताती रही थी। शायद उनको सुनने में चाहा, या हो सकता है कुछ ये हो। दूसरी बात, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता सिंह जी ने कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, तो ये भूल गए कि इनकी जब ये 2014 से पहले जब केंद्र में इनकी सत्ता नहीं थी और असम में भी इनका सरकार नहीं था, मणिपुर में भी नहीं था, तो केंद्रीय मंत्री और यहाँ के भाजपा नेता कहते थे कि हम बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सील कर देंगे। और आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दावा भी किया था कि बांग्लादेश की सीमा को पूरा तरह से सील कर दिया गया है, म्यांमार के सीमा पर पूरी तरह से सशक्त है, हमारे सिपाही सैनिक हमारे सशक्त हैं। तो फिर किस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि विदेशी घुसपैठिए आज भी हमारे देश में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो ये पहले बताए कि पिछले 12 सालों में उन्होंने कितने विदेशियों को डिपोर्ट किया है, बांग्लादेश या म्यांमार, कितना को इन्होंने डिपोर्ट किया है? वहां पे उन राज्यों में कांग्रेस के स्लीपर सेल है। कांग्रेस के स्लीपर सेल विदेशियों के लिए भी काम करने के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी जी किस अधिकार से चाइना के, मतलब किस अधिकार से उन्होंने चाइना के साथ अपना एमओयू किया था? झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी ने एक एमओयू साइन किया था, एक करके राहुल जी ने एक एमओयू साइन किया था चीन की सरकार के साथ। राहुल गांधी ने क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के स्लीपर सेल वहां एक्टिव हो गए था। अच्छा, और वो स्लीपर सेल को पकड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपकी सरकार इतनी निकम्मी है कि जो स्लीपर सेल है ना, विदेशी घुसपैठिए विदेशी करिए नहीं, सरकार नहीं है, सरकार बहुत है, और जब निकलेंगे तो फिर आप मुंह बचाते फिरेंगे, जवाब देते नहीं बनेगा आपसे। तब तक झूठ बोलिएगा
अरे हमको यही बता दीजिए ना, कितने 11 साल में आपकी सरकार ने कितना बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया बांग्लादेश में? विदेशी राज्यों से तो आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है। आपके किसके वकील जाते हैं? सरकार जब काम करती है तो किसके समर्थित वकील उच्च न्यायालय में जाकर उनको बचाने का प्रयास करते हैं? हमारे पास डाटा नहीं है, आपके पास है? दीजिए डाटा। नहीं, एक मिनट में बताता हूँ। जब भी डिपोर्ट होते हैं तो कौन है वकील जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनको रुकवाने की वकालत करते हैं? कितने विदेशियों को डिपोर्ट किया बताइए? नेपाल से आपके संबंध अच्छे नहीं है, बांग्लादेश से संबंध अच्छा नहीं, श्रीलंका से अच्छा नहीं है। नहीं, आप ये बताइए कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले वकील क्यों चले जाते हैं रोहिंग्याओं को रोकने के लिए, उनको असाइलम देने के लिए? ये देखिए, आप अगर स्पेसिफिक डेटा से कांग्रेस का भला होता तो शायद मैं जरूर डेटा दे देता आपको, लेकिन ये सारी जो है जनता की अदालत में बात है। आप कुछ भी सवाल करें, कुछ भी बोले, कुछ भी पूछें। केंद्र सरकार ने कितने रोहिंग्याओं को गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया है बताइए? देखिए कांग्रेस के समर्थन सवाल डिपोर्ट का। अभी एनआरसी लेकर आएंगे तो आप लोग विपक्ष के तौर पर बोलेंगे एनआरसी क्यों लेकर आए? एनआरसी मतलब एनआरसी एंटी सोशल है, एंटी इंडियन है। राजेंद्र तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए बात अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की होगी तो कलेक्टिव होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, बॉर्डर सिक्योरिटी की होगी तो राजेंद्र तिवारी जी, उसके बाद में आलोक वर्मा और जोशी जी आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र तिवारी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये अखबार है दैनिक जागरण जी, इसने आज गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू छपा है और इसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर जहां समतल जगह नहीं है वहां बीएसएफ की जिम्मेदारी नहीं है, वो घुसपैठ नहीं रोक सकती है। ये देश का गृह मंत्री ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड। तो मुझे तो बहुत संदेह है इस बात पर कि ये सरकार कर क्या सकती है। और दूसरी बात, एनआरसी की जो बात आई उस पर भी एक बात कहना चाहता हूं। असम में जो एनआरसी हुई उसका डेटा लोगों के सामने बताएं कि उसमें कितने लोग बांग्लादेशी थे जो घुसपैठ करके यहां आए और कितने लोगों को असम की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने वापस बांग्लादेश भेजा है। ये जानकारी तो दें, उसके बाद इस पर बात करें। नहीं, लेकिन जहां तक बांग्लादेश, राजेंद्र तिवारी जी जानकारी दें। राजेंद्र तिवारी जी, बांग्लादेश बॉर्डर से जो घुसपैठ का मामला है, आप तो बहुत पुराने पत्रकार, जब मैं स्कूल में हाफ पैंट में स्कूल जाया करता था तब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर को मुझसे बेहतर आप समझते होंगे। मैं तो खुद उस इलाके का हूं। अभी मैं पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर का मैं रहने वाला हूं। मुझे पता उस तरफ का टेरेन क्या है। 4000 से ज्यादा किलोमीटर बॉर्डर है बांग्लादेश जो सीमा लगती है। लेकिन अगर गृह मंत्री ये बात कहे कि हम बीएसएफ नहीं रोक सकती घुसपैठ, इसका क्या मतलब है? फिर तो भाई फिर क्या है? फिर फ्री फॉर ऑल है सब चीजें। नहीं तो फिर ये घुसपैठ, राजेंद्र तिवारी जी, घुसपैठ का मामला कोई 10 साल का तो नहीं है। मैं दोबारा फिर से उसी बात पर आ रहा हूं। मैं सवाल बीएसएफ पहले रोक ले रही थी और आज के दौर में बीएसएफ ने पिछले 10 साल में गेट खोल दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं। आलोक वर्मा जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां के बॉर्डर्स ब्लॉक बॉर्डर्स हैं। अगर आपने देखा होगा या उस इलाके में गए होंगे या स्टडी आपने की होगी, मुझे इस बात का पक्का यकीन, आपने स्टडी भी किया होगा। वो ब्लॉक बॉर्डर्स हैं, उसमें पुलिस भी बॉर्डर के आसपास रहती है और बीएसएफ भी आसपास रहती है। जॉइंट सिक्योरिटी होती है। आलोक वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक वर्मा जी, देखिए, इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं रुका है वहां पर। मैं आपको बोलूं कि पैसे देकर लोग बांग्लादेश से घुसे जा रहे हैं और लगातार वहां इस तरीके का व्यापार हो रहा है और कोई रुकावट नहीं है, लगातार लोग आ रहे हैं। और एक चीज और बता दूं कि बीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जो राज्य सरकार है वो सक्षम नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ये इतने दिन से चल रहा है, अगर वो चाहते तो इसको सॉल्व कर सकते थे। क्योंकि वो खुद मैती समुदाय से आते हैं, इसलिए वो निष्पक्ष डिसीजन नहीं ले सकते हैं किसी भी कीमत पर। ये मैं आपको बता दूं, ये ऊपर से सेंटर को उतरना होगा, कड़ा रुख अपनाना होगा, शक्ति से निपटना होगा, बॉर्डर को सील बिल्कुल करना होगा। जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, होगा तभी सख्ती बरतना ही लास्ट उपाय बचा है, ये आलोक वर्मा जी कह रहे हैं। जोशी जी का कुछ कहना चाह रहे हैं? जोशी जी, देखिए, माननीय मोदी जी की जो सरकार है 11वें साल में प्रवेश हो चुकी है और देश ने पहले ये भी देखने का काम करा किस प्रकार विपक्ष को निमंत्रण पत्र छपवाना पड़ा, विश्वास मत पे लाना पड़ा कि ताकि वो विश्वास
मत के जरिए उनको जबरदस्ती बयान देना पड़ा। ये देश ने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वहां के प्रति उनकी इच्छा शक्ति अच्छी होती मणिपुर के प्रति, और वो चाहते कि वहां भी शांति हो जाए, तो निश्चित तौर पे विपक्ष को इतना प्रयास नहीं करना पड़ता। और राहुल गांधी जी जब गए थे उनको रोकने का प्रयास इस सरकार ने करा। ये बातें किसी से छुपी नहीं है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज भी जो सरकार की इच्छा शक्ति है, और ये माननीय पत्रकार साहब ने जो बात वो उठाई है मिश्रा जी ने, वो बड़ा गंभीर विषय है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर पे कि हम इनको रोक नहीं सकते। तो ये सरकार किस लिए है? सरकार अगर वहां पर रोक नहीं सकती और सरकार ये जिम्मेदारी लेने से बच रही है, तो क्यों नहीं सरकार इस्तीफा देती? क्यों नहीं वीरेंद्र सिंह का ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वीरेंद्र सिंह को नहीं हटा रहे? वो कारण बताएं देश को कि हम इसलिए नहीं हटा पा रहे उनको। और आज उनके खिलाफ जो मोर्चा खोला है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने खोला है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है कि वीरेंद्र सिंह को रखना जरूरी है? और क्यों नहीं प्रधानमंत्री वहां का दौरा करते जब वो विश्व में समस्या हल करने के लिए मशहूर है, किसी भी देश में युद्ध रुकवाने के लिए वो सक्षम है, तो क्यों नहीं वो मणिपुर में शांति करवाते? तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दौरा क्यों नहीं हो सकता? विपक्ष के नेताओं को आप जाने नहीं देंगे? तो ये बहुत बड़ी आज प्रश्न चिन्ह लगी हुई है। और इसके घेरे में मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री क्या ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रधानमंत्री के दौरे से हिंसा शांत हो जाएगी, या सिर्फ ये विशुद्ध सियासत है? क्या अगर प्रधानमंत्री चले जाएं तो हिंसा शांत हो जाए, गृह मंत्री चले जाएं तो हिंसा शांत हो जाए? राहुल जी गए तो क्यों हिंसा शांत नहीं हो गई? राहुल जी गए ना। हाँ नहीं, विवेक जी जवाब लीजिए, जो आपने क्वेश्चन करा। तो मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बनता, प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया होते हैं। परिवार के मुखिया का अधिकार क्षेत्र कर्तव्य होता है कि जो परिवार के किसी व्यक्ति को दिक्कत आए, कि ये राज्य के मामला है, राज्य वो उनकी सरकार भी है वहां पर। आज वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वो सेंटर में बैठे 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी। और राहुल गांधी के साथ के जब वो यात्रा पे निकले थे, क्या कितनी अव्यवस्था करने की कोशिश करी, कितना उनको रोकने की कोशिश करी, ये आंकड़े छुपेंगे नहीं विवेक जी। मैं और आप ना बोले तो भी नहीं छुपने वाले। आप बहुत जागरूक पत्रकार है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन देश आज जो रडार पे है वो भारतीय जनता पार्टी की। सर ये बेशक सही बात है कि 18 महीने में जो हालात सामने आए हैं बहुत चिंताजनक है, लेकिन नागा और कुकी समाज के बीच जो दुश्मनी हो देश की आजादी से पहले की है, कोई आज की नहीं है। आज तो मैतई और जो है आपका कुकी समाज के बीच झड़प हो रही है। मणिपुर में ये जो हिंसात्मक आचरण है ये वक्त वक्त पर सामने आता रहा है। 90 के दशक में 350 गांवों को उजाड़ दिया गया था। जोशी जी, मैं इसलिए कहता हूं ये गंभीर विषय है, इस पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए, डिटेल से बातचीत होनी चाहिए। विवेक जी, पूर्व की सरकारों के उदाहरण से नई सरकार की जिम्मेदारियों से क्या बचा जा सकता है? मैं कह रहा हूं किसी की भी सरकार में ऐसा हुआ हो तो क्या 11 साल की मोदी सरकार को हम अवैधानिक, मैं तो सम्मान करता हूं हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने दूसरे, उन्होंने क्या कहने का, वसी जी हमारे बड़े भाई, उन्होंने क्या कहने का काम करा? उन्होंने बताया कि सरकार वहां की वीरेंद्र सिंह की सरकार फेल हो चुकी है और सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने बोलने का काम करा, मैं उनका बड़ा सम्मान तो 90 के दशक से वीरेंद्र सिंह की सरकार चला रहे हैं जोशी जी। मैं कह रहा हूं, मैंने वही बताया विवेक जी, मैंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार बदलने से हालात बदले होते तो अब तक बदल गए होते। तो सरकार बदलने से हालात बदलने होते तो अब तक बदल गए होते। तो 1990 में वीरेंद्र सिंह तो नहीं थे वहां के सीएम। विवेक जी, पूर्ववर्ती सरकारों को अगर कोई रमन झा जी के पास जा रहा हूं, नई सरकार क्या बन जाएगी उससे अपनी गलती। इसके बाद मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। रमन झा जी बताइए। नहीं, सवाल इसी बात को लेकर है ना कि सिर्फ राजनीति करने से मामला सॉल्व थोड़ी होगा। अब संसद में डिबेट होनी चाहिए। बीजेपी कहती है भाई संसद में हम डिबेट करते हैं तो विपक्ष भाग जाता है। नहीं, विपक्ष कहती है भाई संसद में डिबेट नहीं होती। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इंसान, आप लोगों ने कोई ऑब्जर्वर भेजा होगा, आप लोग बताइए मणिपुर के हालात क्या है। आप लोगों ने कोई ऑब्जर्वर भेजा है कांग्रेस पार्टी ने? तो सुनिए, नहीं बता रहे हैं, सुनिए। मणिपुर की जो घटना है ये आज की घटना नहीं, 1.5 साल की घटना है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसलिए चुप हैं क्योंकि वहां कुकी समुदाय की जनसंख्या कम है और राजनीतिक में जनसंख्या की गणना होती है। इसलिए आप कम जनसंख्या के लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे या ज्यादा जनसंख्या के लोगों की भी मृत्यु हो रही है, दो आपस में लड़ाई हो रहा है, ये गलत है। ये राजनीति, देखिए इंसानियत भी एक चीज होती है। आप प्रधानमंत्री जी जिस पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहते थे, वह अष्टलक्ष्मी आज जल रही है और प्रधानमंत्री मौन है। यह क्या है? प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं? आप विदेशों तक कहते हैं ट्रंप की सरकार, अमेरिका में मोदी जी की वजह से सरकार आ गया। अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई तो हमारे
भाजपा के लोग यहाँ पार्टी करने लगे। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, उस पर 2 शब्द बोलने से कतरा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्यों? फिर आज अभी उन्होंने कहा कि डिपोर्ट की बात करते हैं, तो पिछले 15 साल से असम में जब 2001 से 2015-16 तक असम में कांग्रेस की सरकार थी, तो 84,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट। एक सवाल लूंगा आपसे, फिर आपके सवाल का जवाब प्रदीप जी से लूंगा। कांग्रेस की सरकार ने मैतई और कुकी समाज के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए क्या कदम उठाए थे सर? मणिपुर, देखिए आपने जो कहा कि पिछले कुकी और नागा के बीच और अभी मैतई और कुकी के बीच एक संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष वहां मूलतः इसलिए है यह संघर्ष क्योंकि मैतई समाज के लोग जो हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है और वे तराई क्षेत्र में बसे हुए हैं, प्लेन एरियाज में, और कुकी क्षेत्र के लोग, उनकी जनसंख्या तकरीबन 10 से 15% है मणिपुर की जनसंख्या की, और पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए हैं, और पहाड़ की जनसंख्या, जो पहाड़ की जो भूमि है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां के हाई कोर्ट ने कहा था कि मैतई समाज को भी एसटी समाज का दर्जा मिले, और तब कुकी को यह लगा कि कहीं मैतई समाज के लोग पहाड़ों में आकर बसने लगेंगे तो हमारा भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। यही एक लड़ाई है। इस पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विपक्ष को मिले। हम चाहते हैं कि वहां शांति हो, विपक्ष को साथ में लेकर चर्चा करें और वहां शांति लाई जाए, न कि हम एक अरियल रवैया हिटलर शाही करें कि लोग मरता है तो मरने दो। तो मामला जमीन और आरक्षण से जुड़ा हुआ है। रमन झा जी, बड़ी अच्छी बात की आपने, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। आपने खुलकर ये बात की है कि मामला आरक्षण और जमीन से जुड़ा हुआ है। इसमें न सिर्फ सरकार बल्कि विपक्ष की भी एक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका चाहिए। राजेंद्र तिवारी जी, उसके बाद में प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल मैं रमन जी की बात से सहमत हूं। और दरअसल इसमें जिस तरह से आल पार्टी बैठ करके बात होनी चाहिए और कैसे वहां पर हम सोल्यूशन निकालें, इस तरफ जाना चाहिए, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। दिक्कत यही है। और सरकार कोई भी चीज देश के साथ शेयर नहीं करती कि आपने मणिपुर में अब तक क्या किया, कहां फेल हुए, क्यों हुए, क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, ये किसी को नहीं पता है। ये चीजें जब तक ओपननेस नहीं होगी, लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, डायलॉग नहीं होगा, तब तक इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जी, निकल ही नहीं सकता है। तो ये, अब मुझे इसमें ये संदेह लगता है कि भाई इन चीजों को, आज जैसे अभी बात हुई कि चर्चेज को ले आया गया। अरे भाई, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी अपने देश के हैं और जो हिंदू हैं वो भी अपने देश के हैं। तो कोर्ट का आदेश था ना राजेंद्र तिवारी जी। तो सारे लोगों को, तिवारी जी, सारे कोर्ट का आदेश था, नागरिक मान जो चर्चेज की बात हुई वो कोर्ट के आदेश के बकौल हुई। एक मिनट मेरी बात पूरी कर लीजिए जी। सारे लोगों को अपना नागरिक मान करके ये सरकार अगर काम करेगी तब तो चीजें सही रास्ते पे जाएंगी। अगर कुछ लोगों, कुछ नागरिकों को कम नागरिक मानेगी, कुछ नागरिकों को दुश्मन मानेगी, कुछ नागरिकों को घुसपैठिया मानेगी, तो कैसे चलेगा? दिक्कत यहां आती है। जी, प्रदीप सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप सिंह जी। विवेक जी, जब सरकार सदन में अमित शाह जी जवाब दे रहे थे तो शायद हो सकता है कि टीवी खराब हो गया हो या लाइट चली गई हो। लाइट तो नहीं गई होगी, हो सकता है टीवी खराब रहो। 2 घंटे 22 मिनट का पूरा भाषण था अमित शाह जी का, बहुत लोगों से मिस हो गया। तो मैं किसी एक विशेष व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन सारे लोग अपने ही देश के हैं। ठहरा लीजिए, दोषी ठहरा लीजिए। नहीं, इसका दोषी ठहरा दीजिए। आप लोग दोषी ठहराने बहुत उस्ताद हैं दोषी ठहराने में। दोषी ठहरा दीजिए, मैं दोषी हूँ। हाँ, मेरे यहाँ गायब हो गया था सब। ठीक है, यही कहना चाहते हैं। हम जो भी हैं, हम बड़े गर्व से हैं। और मैं एक बात दूसरी कहना चाह रहा था। देखिए, मुद्दा भटका दिया इन्होंने कि अगर सभी लोग देश के ही हैं, आइए सर मैं आपके घर में आकर के एक कमरा जबरदस्ती हथियार लेता हूँ, बर्दाश्त करेंगे? 1 मिनट नहीं बर्दाश्त करेंगे। कुछ नहीं कब्जा रखा है, फालतू की बात कर रहे हैं आप। कोई भी अगर देश का नागरिक है, इसका मतलब ये नहीं है फालतू की बात मत करिए, फालतू की बात मत करिए। नहीं, वो चर्च जो अदालत कर रहे हैं, नहीं, आप उनका बात करिए, फालतू की बात मत करिए। नहीं, देखो, अगर सारे लोग देश के हैं तो चर्च जो अदालत मत करिए फालतू की बात, मत करिए फालतू की बात। वो जिनके आप बराबरी से रहने की बात कर रहे हैं, वो मत करिए, फालतू की बात मत करिए, मत करिए फालतू की बात। आपका निष्पक्ष होना, ये जो डिवाइड करने के रूल आपका चल रहा है, अंग्रेजों का था। मिर्ची लगी ना आपको, अंग्रेजों जैसे आप भी काम कर रहे हैं। काउंटर किया तो मिर्ची लगी आपको ना।
कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे मिर्ची हो, आपको मेल लगी मिलाप है जो करते इतनी रहे। ऐसे चिल्ला रहे हो? मिर्ची लगी कि नहीं आपको लगी? लगी है? मिर्ची लगी है ना आपको? बोल अब करके सुनिए, झूठ बोल करके नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो सुनिए, आप। अदालत फालतू की का बात कर रहे हो। जवाब जाके पढ़ लीजिए, सीनियर पत्रकार बन के पढ़ अरे रहे हैं, अगर आप छुपाना चाहें आप तो पढ़ नहीं लो, आप चलेगा लोगों ये। का पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं सुनिए, होता है। आप लोग जो है पता नहीं क्या क्या पढ़ के ले आते हो। 24 आप दिसंबर बता रहे हो, पढ़ लीजिए। 2020 को पहले आप अदालत ने पढ़िए, फैसला इतिहास दिया पढ़िए। था। आप इतिहास पढ़िए पहले। और आप कह पहले रहे हैं इतिहास मेल पढ़िए मिलाप आप। करते रहे। सबसे सरकारी कुपड़ जमीन लोग पे- जो है आप लोग होते हैं। सबसे कुपड़ लोग हैं जिनको कुछ देखिए नहीं पता होता है, कुछ भी उल्टा निजी सीधा हमले से बोलते कुछ रहते नहीं होगा। मैं हमेशा अपने डिबेट में इससे अच्छी बचता लगती हूं और मैं अपने नहीं, तमाम नहीं, जो माननीय ये और कह रहे मेहमानों हैं, से ये भी आग्रह तो करता हूं इस कि तरह की बात निजी कह रहे हैं। निजी हमले से सबसे कोई कम फायदा नहीं पढ़े है। लिखे लोग बात हैं ये। तथ्यों की होनी चाहिए और बात फैक्ट्स पे होनी तथ्यों चाहिए। की बात है, सबसे कम पढ़े लिखे लोग मैंने ये ठीक कहा है। कि देश के नागरिक हैं तो क्या सरकारी जमीनों पे वो प्रधानमंत्री अशोक को पटना ले आते हैं, पढ़ने लिखने की बात करते हैं, गंगा किनारे ले आते हैं प्रधानमंत्री। कौन पढ़ा लिखा नहीं है? तो तक्षशिला को आप बिहार में ले आते हैं, आपके प्रधानमंत्री ले आते हैं। आज तक उसे सुधारा? कहा कि हमें खेद है। ठीक है, वापस मणिपुर चलते हैं। पटना तक्षशिला से होते हुए वाया पटना, वाया तक्षशिला। मणिपुर बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है पटना से। नहीं, ये प्रदीप जी की बात पूरी होनी चाहिए, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। रमन जी और जोशी उसके बाद आपके पास। प्रदीप जी। विवेक जी, मेरा सीधा सा प्रश्न यही है कि अगर इस देश की न्यायालय ने कोई अगर फैसला सुना रखा है तो सब लोग देश के नागरिक हैं, सबको छोड़ दिया जाएगा? क्या कानून अपना काम नहीं करेगा? अतिक्रमण हुई चीजों पे क्या अगर न्यायालय का फैसला आ गया तो उसको हटाया नहीं जाएगा? आखिर क्यों परेशानी हो रही है अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट कराने में? और शुरुआत सारी यहीं से है। 24 दिसंबर 2020 को अदालत ने फैसला दिया और 2023 में नवंबर के महीने से ये फसाद शुरू हुए हैं। फिर आप चले गए जी नहीं उससे मुझे लगता है उससे और पहले से ही मामला मणिपुर का शुरू हुआ है। प्रदीप सिंह जी फिर गलत तथ्य पे चले गए। न्यायालय ने कहा था, जब न्यायालय में यह फैसला आया था कि मैतेई समाज को एसटी का दर्जा दिया जाए। नहीं, रुक जाइए एक बात, एसटी समाज को दर्जा दिया जाए, उसके बाद में विवाद हुआ था। नहीं कह रहा हूं, रुक लेकिन जाइए जो सर, सवाल की शुरुआत हुई है, साहब, अगर जो अमित शाह जी के सदन में दिए गए ऑन रिकॉर्ड भाषण को देखेंगे तो उन्होंने 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट को मणिपुर हिंसा का मेन कॉज ठहराया है। और ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। इस पर आलोक अच्छी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद में आ रहा हूं। विवेक जी, मैं एक चीज बोलिए। प्रदीप सिंह जी ने कहा है कि मैं किसी आपके घर में आ जाता हूं, आप रहने के लिए जगह देंगे। तो सिंह जी, इस देश का संरक्षक भारत का संविधान है और भारत का संविधान सबको अधिकार देता है भारत में रहने का, और जो अनाथ है उसके लिए अनाथ है। कब्जा आपको लगता है रहने कि देंगे आपके पास जगह नहीं है रहने के लिए, का अधिकार नहीं देता है। भारत का संविधान किसी को अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं देता है। रहने के लिए सुनिए, भाई साहब, नाथ और अनाथ की बात नहीं है, बात कुकी और मैतई की है। अब मामला देखिए बहुत डिरेल हो रहा है, बहुत कीमती समय होता है। ऑन एयर आप लोग समझा कीजिए, ये ऑन एयर बहुत प्रेशियस टाइम होता है। आलोक वस्ती से जवाब ले रहा हूं मैं, आलोक वस्ती से। बात मणिपुर की, आलोक वस्ती से। 3 मई को हिंसा भड़की थी, 3 मई के बाद से ये पूरा चैप्टर अभी तक चल रहा है। आलोक वस्ती। मैं आपको बता दूं, बहुत देर से जो जितने ये वक्ता है वो वर्बल जिम्नेजियम में उलझा के रखे हुए हैं, जिम्नास्टिक कर रहे हैं बातों का, और असली बातों पर कोई नहीं आ रहा है। जबकि वहां का निष्कर्ष राजनीतिक कारणों से नहीं निकलेगा, गैर राजनीतिक कारणों से निकलेगा, ये मैं स्पष्ट तौर पे कह दूं। और प्रधानमंत्री को अपनी अगुवाई में सारे विपक्ष को ले जाकर और वहां बैठकर उन लोगों के साथ बात करके इसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करना चाहिए, जिसका डिमांड बहुत दिनों से हो रहा है। और वहां का गृह राज्य मंत्री 25 दिन बैठ के आए, क्या रिजल्ट निकला? नित्यानंद राय वहां 25 दिन तक बैठे हुए थे, लेकिन रिजल्ट वही का वही है। तो ये सारे विपक्षी दलों को एकजुट होकर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और एक मानवीय तौर पर इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे सख्ती से, तभी ये मामला सॉल्व होगा। नहीं तो ऐसे ही वर्बल जिम्नेजियम पर डिबेट होती रहेगी और ये चलता रहेगा। मैं तो चाहता हूं जोशी जी इसकी शुरुआत कर दें, अखिलेश जी की तरफ से एक समिति का एक पहल हो जाए कि भाई अखिलेश जी इस तरह की बात कर दें और तमाम नेताओं के साथ चलें उधर मणिपुर। देखिए विवेक जी, 11 साल में देश में क्या परिवर्तन आया है। जो पहले आपका विपक्ष होता था उसका सम्मान होता था, लेकिन जब हेट्रेड पॉलिटिक्स इस देश में इतनी हावी हो गई है, विपक्ष को आप सम्मान ना दें, विपक्ष को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करें,
तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए भी ये विषय नहीं है। आज जो देश का नेतृत्व चल रहा है वो विपक्ष के लोगों को किस प्रकार की मर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, वो सदन से लेकर सड़क तक हम देख पाते हैं। और आप ऐसे में आशा करते हैं कि विपक्ष को निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, विपक्ष के नेता से बात करनी चाहिए, विपक्ष के हम देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करनी चाहिए। निश्चित तौर पे सबके अनुभव का लेकर, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभी दलों को एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। क्यों प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते? कितने समय से आप बताइए, देश जानना चाहता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक लास्ट कब बनाई थी? ये निश्चित तौर पे आज जो मैं प्रदीप जी का इस पर फाइनल आंसर चाहूंगा। प्रदीप जी। विवेक जी, देखिए सरकार ने स्थितियों को बहुत गंभीरता से लिया है। विपक्ष की मांगे बहुधा बहुत सारी हो सकती हैं। अब देखिए सर्वदलीय बैठक की भी मांग कर दी जोशी जी ने। निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से सरकार इसको अगर सुनती है तो निश्चित तौर पे इस पर कोई ना कोई बात होगी। लेकिन एजेंसियों का वहां पे लगना सबसे पहले सुरक्षा है। ये आग आगे ना बढ़ के, सरकार का लक्ष्य ये है कि ये बात आगे ना बढ़े। और जहां तक बैठ के करने की बात है तो आदरणीय वत्स जी भी बता रहे हैं कि देखिए बिना सख्ती के कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस आग्रह को मान करके सरकार ने अगर सख्ती की तो क्या विपक्षी दल इसका लाभ उठाने से न चूकेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि देश में शांति महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दल और राजनीतिक विपक्षी दलों की शांति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी देश की शांति। मुझे लगता है इसमें आलोक वत्स जी ने सही कहा कि सभी राजनीतिक दलों की ओर से सकारात्मक और एक सफल पहल होनी चाहिए जिसकी वजह से वहां पर शांति आ सके। तो इसमें सभी राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस पर बातचीत खुलकर होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त आपने दिया। लेकिन मणिपुर का मैटर एक ऐसा मैटर है जिस पर तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, सियासत को दरकिनार करते हुए, क्योंकि मणिपुर हमारे देश का एक इंटीग्रल पार्ट है और मणिपुर को इसी तरह नहीं छोड़ा जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।